डियर स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक चैनल में सी प्रोग्रामिंग सीखने के इस वीडियो लेक्चर में आज हम लेसन 8 फंक्शन के लेक्चर 7 के पार्ट 2 में स्टोरेज क्लासेस को समझेंगे, जिसमें हम स्टैटिक और एक्सटर्नल स्टोरेज क्लासेस को समझेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लेक्चर के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपने अब तक लेसन 1 इंट्रोडक्शन टू सी, लेसन 2 बेसिक्स ऑफ सी, लेसन 3 अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस, लेसन 4 सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, लेसन 5 इटरेटिव स्टेटमेंट्स, लेसन 6 एरेज, लेसन 7 स्ट्रिंग के 7 वीडियो लेक्चर और लेसन 8 फंक्शन के लेक्चर 1 फंक्शन, लेक्चर 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन, लेक्चर 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल, लेक्चर 4 फंक्शन एंड एरे, लेक्चर 5 फंक्शन एंड स्ट्रिंग, लेक्चर 6 रिकर्सन, लेक्चर 7 स्टोरेज क्लास पार्ट 1 के वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ, या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। लेक्चर 7 स्टोरेज क्लास पार्ट 2। आज के वीडियो लेक्चर का ऑब्जेक्टिव एंड कंटेंट्स। आज की वीडियो में हम स्टोरेज क्लासेस को समझेंगे, स्टोरेज क्लासेस के टाइप को देखेंगे, एग्जाम्पल और प्रैक्टिकल भी होगा, और वीडियो लेक्चर के अंत में आपके लिए क्वेश्चन भी होगा, और उस क्वेश्चन का सही जवाब देकर आप सी लैंग्वेज की सीरीज के अंत में एक प्राइज भी जीत सकते हैं। तो चलिए वीडियो लेक्चर को एंजॉय करते हैं। स्टोरेज क्लासेस। स्टैटिक और एक्सटर्नल स्टोरेज क्लासेस को समझने से पहले हम एक बार स्टोरेज क्लास क्या होता है उसे समझ लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, वेरिएबल फिजिकल मेमोरी लोकेशन लेता है जहाँ पे हम वैल्यू को स्टोर करते हैं। फिजिकल मेमोरी लोकेशन हो सकता है रैम या फिर सीपीयू रजिस्टर। सी प्रोग्राम के सारे वेरिएबल के स्टोरेज क्लास होते हैं। सी प्रोग्राम में स्टोरेज क्लास ये बताता है वेरिएबल कहाँ मेमोरी लोकेशन लेगा, रैम या फिर सीपीयू रजिस्टर में। वेरिएबल का डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा, गार्बेज या फिर जीरो। वेरिएबल का स्कोप क्या होगा और वेरिएबल का लाइफ टाइम क्या होगा। इसके अकॉर्डिंग वेरिएबल के 4 स्टोरेज क्लास होते हैं। टाइप्स ऑफ स्टोरेज क्लासेस। सी प्रोग्रामिंग में 4 तरह के स्टोरेज क्लासेस होते हैं। पहला ऑटो स्टोरेज क्लास, दूसरा रजिस्टर स्टोरेज क्लास, तीसरा स्टैटिक स्टोरेज क्लास और चौथा एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। लास्ट के वीडियो लेक्चर में हमने ऑटो स्टोरेज क्लास और रजिस्टर स्टोरेज क्लास को समझा था, और आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टैटिक स्टोरेज क्लास और एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास को देखेंगे। स्टैटिक स्टोरेज क्लास। स्टैटिक स्टोरेज क्लास लोकल वेरिएबल के लाइफ को प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन तक बनाए रखता है। मतलब जनरली लोकल वेरिएबल जो होते हैं उसका लाइफ फंक्शन के एग्जीक्यूशन तक होता है, लेकिन अगर हमने लोकल वेरिएबल को स्टैटिक बना दिया तो उसका लाइफ प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन तक होगा। मतलब जब तक प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वो लोकल वेरिएबल अगर स्टैटिक है तो उसे हम यूज कर सकते हैं, बट विद इन द फंक्शन, उसी फंक्शन में। कीवर्ड। इसके लिए हम स्टैटिक कीवर्ड को यूज करेंगे। स्टोरेज, जैसा कि ये लोकल वेरिएबल है और ये रैम में मेमोरी लोकेशन लेगा। डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ऐसे तो लोकल वेरिएबल का डिफ़ॉल्ट वैल्यू गार्बेज होता है, बट अगर लोकल वेरिएबल स्टैटिक हो तो उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होगा। स्कोप लोकल टू ब्लॉक और फंक्शन होता है। लाइफ टाइम, जैसा कि हमने समझा, स्टैटिक वेरिएबल का लाइफ टाइम अगर लोकल वेरिएबल स्टैटिक हो तो उसका लाइफ टाइम थ्रू आउट द प्रोग्राम होता है। अगर हम लोकल वेरिएबल को स्टैटिक डिक्लेयर करें तो उसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से होगा। स्टैटिक कीवर्ड, डेटा टाइप और वेरिएबल का नेम, सेमीकोलोन। नोट करने वाली बात यह है कि स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेरेशन के समय ही इनिशियलाइज होता है, और वो भी 0 से। राइट साइड में देखिए, ये एक प्रोग्राम है जिसमें एक मेन फंक्शन है और हमने फन फंक्शन को कॉल किया है। इस फन फंक्शन में हमने लोकल वेरिएबल इंट ए डिक्लेयर किया है जिसे हमने स्टैटिक डिक्लेयर किया है, और ये एक लोकल वेरिएबल स्टैटिक लोकल वेरिएबल है और इसका लाइफ प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन तक होगा और इसका डिफॉल्ट वैल्यू 0 होगा। चलिए स्टैटिक स्टोरेज क्लास के एग्जाम्पल को प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करके देखते हैं। नाउ हम स्टैटिक स्टोरेज क्लास के एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं इस मेन फंक्शन के ऊपर एक फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ। मैंने लिखा void और फंक्शन का नाम हम रख देते हैं टेस्ट, और इस टेस्ट फंक्शन का पैरेंथेसिस और इस टेस्ट फंक्शन का बॉडी। नाउ अगर हम इसमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करें, मैंने इन टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, वेरिएबल का नाम मैंने रखा x, इसमें मैंने असाइन कर दिया 0। अदरवाइज ये गार्बेज होगा क्योंकि एक ऑटो वेरिएबल होगा। किसी फंक्शन के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो ऑटो वेरिएबल होता और उसमें गार्बेज वैल्यू होता, लेकिन मैंने इसे 0 से असाइन कर दिया। नाउ अगर हम प्रिंटफ से इसके वैल्यू को शो करें तो सिंपली यहाँ पर वैल्यू जो आएगा वो 0 आएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ x का वैल्यू मैं शो कर रहा हूँ और %d क्योंकि इंटीजर टाइप का है। नाउ वेरिएबल का नाम x और सेमीकोलन। अच्छा, अगर मैं x को प्लस प्लस करके एक इंक्रीज कर दूं और फिर से मैं इसे प्रिंटफ से प्रिंट करूं
नाउ स्लैश एन से न्यू लाइन क्रिएट करके और x का वैल्यू, नाउ कोलोन %d क्योंकि इंटीजर टाइप का है, नाउ कॉमा x और सेमीकोलोन। और हम इस फंक्शन को अगर कॉल करें, नाउ मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, फंक्शन का नाम क्या है, टेस्ट। मैंने टेस्ट फंक्शन को कॉल किया, नाउ सेमीकोलन। ध्यान दीजिएगा, ये फंक्शन को मेन से पहली बार कॉल कर रहे हैं। जैसे ये फंक्शन कॉल होगा, कंट्रोल टेस्ट फंक्शन में जाएगा और यहाँ पर x का वैल्यू 0 से इनिशियलाइज होगा और एक ऑटो वेरिएबल क्रिएट होगा क्योंकि अभी हमने स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ नहीं किया है। और यहाँ पर वैल्यू 0 आएगा और फिर प्लस प्लस होकर ये 1 हो जाएगा और यहाँ पर हमें वैल्यू 1 मिलेगा। चलिए एक बार रन करके देखते हैं। ये देखिए x का वैल्यू 0, नाउ x का वैल्यू 1। बट हम अगर यहाँ पे एक मैसेज पहले लिख देते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा printf और हम फिर से इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और स्लैश एन के बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टेस्ट फंक्शन अगेन कॉल, TEST टेस्ट FUNCTION फंक्शन कॉल अगेन लिख देता हूँ मैं, कॉल अगेन नाउ सेमीकोलन। और अब मैं फंक्शन को फिर से कॉल करता हूँ, EST टेस्ट फंक्शन को मैंने फिर से कॉल किया, नाउ सेमीकोलन। अगर हम इसे फिर से रन करें तो देखिए, पहली बार जब फंक्शन कॉल होगा तो कंट्रोल फंक्शन में जाएगा और x का वैल्यू 0 से इनिशियलाइज होगा, x का वैल्यू 0, फिर +1 होगा, फिर x का वैल्यू 1 और फंक्शन वापस रिटर्न यहाँ आएगा। और जब फंक्शन वापस रिटर्न आएगा तो ये ऑटो वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएगा क्योंकि ये एक फंक्शन के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर है, ऑटो वेरिएबल है। और ये मैसेज आएगा टेस्ट फंक्शन कॉल अगेन। ना फिर से जब हम टेस्ट फंक्शन कॉल करेंगे तो फिर से फंक्शन का ब्लॉक बनेगा टेस्ट फंक्शन का और फिर से एक नया वेरिएबल x क्रिएट होगा जिसमें 0 इनिशियलाइज होगा और फिर x का वैल्यू 0, फिर प्लस से 1 हो जाएगा और फिर 1 मिलेगा। अगर हम इसे रन करें तो फिलहाल देखिए आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर x का वैल्यू 0, फिर x का वैल्यू 1। फंक्शन जब वापस रिटर्न आया और फिर से जब टेस्ट फंक्शन कॉल हुआ तो फिर से x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 1। नाउ अगर हम इस वेरिएबल के आगे स्टैटिक कीवर्ड लगा दें, STATI से स्टैटिक, नाउ ये एक स्टैटिक वेरिएबल है और स्टैटिक वेरिएबल बाय डिफ़ॉल्ट 0 से इनिशियलाइज होता है। हम अगर यहाँ 0 नहीं भी लिखे तो x में 0 इनिशियलाइज हुआ। और स्टैटिक वेरिएबल जब तक प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होता है तब तक बना रहता है। जैसा कि ऑटो वेरिएबल में क्या था कि फंक्शन एग्जीक्यूट होता, ऑटो वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाता, लेकिन स्टैटिक वेरिएबल में ऐसा नहीं है। तो मतलब अगर हम इस टेस्ट फंक्शन को कॉल करें तो कंट्रोल टेस्ट फंक्शन के पास गया, एक्स का वैल्यू हमने असाइन नहीं किया बट अभी ये 0 है, यहाँ पर 0 होगा क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल है। और फिर एक्स का वैल्यू बढ़कर 1 हो जाएगा और हमें यहाँ पर 1 मिलेगा। वापस फंक्शन रिटर्न आएगा लेकिन स्टैटिक वेरिएबल अभी बना हुआ है और स्टैटिक वेरिएबल में अब क्या है, क्योंकि ये इंक्रीज हो चुका था 0 और फिर यहाँ पर 1। नाउ अब स्टैटिक वेरिएबल एक्स में 1 है तो हमें तो यहाँ 1 मिला भी था, लेकिन वापस जब कंट्रोल यहाँ आया फिर से ये मैसेज आया क्योंकि फंक्शन printf कॉल हुआ, टेस्ट फंक्शन कॉल अगेन। और ये मैसेज के बाद फिर से जब हमने टेस्ट फंक्शन कॉल किया तो अब x का वैल्यू 1 है और अगर x का वैल्यू 1 है तो यहाँ पर 1 मिलेगा और इंक्रीज होकर 1 + 1 अब ये 2 होगा और हमें फिर यहाँ पर x का वैल्यू 2 मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर वो स्टैटिक वेरिएबल हो तो जब तक प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होता है तब तक ये मेमोरी लोकेशन लिए रहता है। चलिए इसे रन करके देखते हैं। मैंने F9 प्रेस किया और देखिए क्या मिला। सबसे पहले जब फंक्शन कॉल हुआ, कंट्रोल टेस्ट फंक्शन में गया, x का वैल्यू 0 से इनिशियलाइज हुआ ऑटोमेटिकली क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल है और x का वैल्यू में 0 मिला। नाउ x प्लस प्लस x बढ़कर 1 हुआ और x का वैल्यू में 1 मिला। वापस रिटर्न कंट्रोल वापस यहाँ पे आया, अभी भी स्टैटिक वेरिएबल x बना हुआ है और उसमें अब 1 है। नाउ ये मैसेज टेस्ट फंक्शन कॉल अगेन और फिर से टेस्ट फंक्शन कॉल हुआ। नाउ यहाँ पर x का वैल्यू अब 1 है और हमें क्या मिला, 1। ध्यान दीजिए यहाँ पर, और फिर x प्लस प्लस अब x बढ़कर 2 हो गया तो हमें 2 मिला। तो हमने इसमें देखा कि जो स्टैटिक वेरिएबल होता है स्टैटिक स्टोरेज क्लास में मेमोरी लोकेशन लेता है और वो 0 से इनिशियलाइज होता है और जब तक प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक वो बना होता है। तो इस तरह से हमने स्टैटिक वेरिएबल को समझा। चलिए आगे हम एक्सटर्न वेरिएबल को समझते हैं। एक्सटर्न स्टोरेज क्लास। एक्सटर्न स्टोरेज क्लास बेसिकली कंपाइलर को ये बताता है कि वेरिएबल ग्लोबल है और वो कहीं और डिक्लेयर है, मतलब वो फंक्शन के बाहर डिक्लेयर है। एक्सटर्न स्टोरेज क्लास का कीवर्ड एक्सटर्न होता है। एक्सटर्न स्टोरेज क्लास का स्टोरेज एरिया स्टैक मेमोरी यानी रैम में होता है। एक्सटर्न स्टोरेज क्लास का भी डिफॉल्ट वैल्यू, क्योंकि ये ग्लोबल होता है, वो 0 होता है। स्कोप, जैसा कि एक्सटर्न स्टोरेज क्लास ग्लोबल होता है तो इसका स्कोप प्रोग्राम के सारे फंक्शन के लिए होता है, मतलब थ्रू आउट द प्रोग्राम होता है। लाइफ टाइम, अब एक्सटर्न स्टोरेज क्लास ग्लोबल होता है तो इसका लाइफ टिल द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम होता है,
जब तक कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खत्म ना हो जाए। अगर हम एक्सटर्न वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं तो इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से होगा। एक्सटर्न कीवर्ड, डेटा टाइप, वेरिएबल नेम, सेमीकोलोन। नोट करने वाली बात यह है कि एक्सटर्न स्टोरेज क्लास वेरिएबल के लिए मेमोरी लोकेशन क्रिएट नहीं करता है। मतलब एक्सटर्न स्टोरेज क्लास से कोई मेमोरी लोकेशन क्रिएट नहीं होता है, बल्कि ये कंपाइलर को ये बताता है कि ये वेरिएबल फंक्शन के बाहर डिक्लेयर है। राइट साइड में आप एग्जाम्पल देखिएगा जिसमें हमने एक मेन फंक्शन को डिफाइन किया है और फन फंक्शन को कॉल किया। विद इन फन फंक्शन हमने एक एक्सटर्न वेरिएबल डिक्लेयर किया है एक्सटर्न कीवर्ड यूज करके, डेटा टाइप इंट और वेरिएबल का नाम ए। लेकिन आप इस फंक्शन के बाहर देखिए, हमने यहाँ पर इंट ए एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। ये जो आप इंट ए वेरिएबल देख रहे हैं, ये दोनों ही फंक्शन के बाहर है और ये एक ग्लोबल वेरिएबल है। जनरली हम ग्लोबल वेरिएबल को फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करते हैं, बट सारे फंक्शन के टॉप में डिक्लेयर करते हैं। जैसा कि इंट ए वेरिएबल को हमने फन फंक्शन के बाद डिक्लेयर किया है, और अगर हम इसे फन फंक्शन में एक्सेस करें तो एरर होगा। लेकिन अगर हम फन फंक्शन के अंदर वेरिएबल ए को एक्सटर्न कीवर्ड से डिक्लेयर कर दे तो फिर हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। चलिए एक्सटर्न स्टोरेज क्लास के एग्जांपल को प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करके देखते हैं। नाउ हमें एक्सटर्न स्टोरेज क्लास का एग्जांपल को देखना है। तो सबसे पहले ये बात तो आप समझते हैं, अगर हम फंक्शन के बाहर वेरिएबल डिक्लेयर करें, मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इन टाइप का एन, तो ये एक ग्लोबल वेरिएबल है और इसे हम किसी भी फंक्शन में एक्सेस कर सकते हैं। नाउ मैं यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ वॉइड, फंक्शन का नाम मैं लिख देता हूँ टेस्ट, और इस टेस्ट फंक्शन के अंदर भी हम इस एन वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं और मेन फंक्शन के अंदर भी इस एन वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। ये वेरिएबल फंक्शन के बाहर है, सभी फंक्शन के बाहर है और सारे फंक्शन के ऊपर है। नाउ ये ग्लोबल वेरिएबल है और बाय डिफ़ॉल्ट 0 से इनिशियलाइज होगा, बट मैं इसमें असाइन कर देता हूँ 10। मैंने इसमें 10 असाइन कर दिया और इस एन वेरिएबल को हम किसी फंक्शन में एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम इस वेरिएबल को मेन में एक्सेस करना चाहते हैं, प्रिंटफ, और इसमें मैं लिख देता हूँ स्लैश एन न्यू लाइन क्रिएट करने के बाद वैल्यू, और इसे हम मेन में एक्सेस करें तो मैं यहाँ पे मेन इंडिकेशन के लिए मेन लिख देता हूँ वैल्यू ऑफ एन। नाउ परसेंट डी क्योंकि वो इंटीजर टाइप का है, और नाउ कॉमा देके वेरिएबल का नाम एन सेमीकोलन। तो ये एन वेरिएबल में 10 है और हमें 10 यहाँ पर मिलेगा क्योंकि ये ग्लोबल है। नाउ हम टेस्ट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं यहाँ पे TEST टेस्ट, और इस टेस्ट फंक्शन को कॉल करेंगे तो कंट्रोल टेक्स्ट फंक्शन में जाएगा और यहाँ पर भी हम एक्सेस कर रहे हैं उस वैल्यू को एन को। नाउ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ printf और विद इन डबल कोटेशन स्लैश एन के बाद वैल्यू, और यहाँ पर हम लिख देते हैं टेस्ट क्योंकि ये हम टेस्ट फंक्शन में एक्सेस कर रहे हैं ऑफ एन, नाउ कोलोन परसेंट डी इंटीजर टाइप का है, नाउ कॉमा देकर वेरिएबल का नाम एन, नाउ सेमीकोलन। नाउ जाहिर सी बात है ये एन वेरिएबल ग्लोबल है, दोनों फंक्शन में एक्सेस होगा, यहाँ भी हमें 10 मिलेगा, यहाँ भी हमें 10 मिलेगा। एक बार इसे हम रन करके देख लेते हैं। मैंने F9 प्रेस किया और हमें आउटपुट में क्या मिला, मेन में भी एन का वैल्यू 10 मिला और टेस्ट में भी एन का वैल्यू 10 मिला। नाउ अगर हम इस वेरिएबल को, ये तो ग्लोबल वेरिएबल है और इस बात को ध्यान रखिएगा, एक ग्लोबल वेरिएबल में अगर हमने एक्सटर्न कीवर्ड नहीं भी यूज किया है तो वो एक एक्सटर्न वेरिएबल है। बट इस ग्लोबल वेरिएबल को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और इसे इस टेस्ट फंक्शन के जस्ट नीचे, बेसिकली हम ग्लोबल वेरिएबल को सारे फंक्शन के ऊपर डिक्लेयर करते हैं और एक्सेस करते हैं, बट मैं इस वेरिएबल को टेस्ट फंक्शन के नीचे डिक्लेयर करने जा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर इसे डिक्लेयर फिर से किया, मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। नाउ क्या अब हम इस एन वेरिएबल को जो कि टेस्ट फंक्शन के नीचे डिक्लेयर है, क्या हम उसे यहाँ एक्सेस कर सकते हैं? जाहिर सी बात है नहीं, क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल तो है बट ग्लोबल वेरिएबल को नॉर्मली हम सारे फंक्शन के ऊपर डिक्लेयर करते हैं। अगर हम इसे रन करें तो आपको क्या मिलेगा, एरर। और देखिए यहाँ पे रेड कलर इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर एरर है। नाउ अगर हम इसे फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किए हैं बट टेस्ट फंक्शन के नीचे, तो क्या हम इसे एक्सेस कर सकते हैं? हाँ, अगर इस टेस्ट फंक्शन के अंदर हम यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दें एक्सटर्न कीवर्ड के साथ, यहाँ पर इंट और वेरिएबल का नाम एन लिख दे, तो अब हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमने कोई नया वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया है, हमने लिखा है इंट एन, तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा हमने एक नया वेरिएबल डिक्लेयर किया है, बट हमने यहाँ पर कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया है।
इंस्टेड हमने कंपाइलर को ये बताया कि इस वेरिएबल का डिक्लेरेशन फंक्शन के नीचे किया गया है और इस एक्सटर्न इंट n को देखकर कंपाइलर ये समझ जाएगा कि वेरिएबल का डिक्लेरेशन फंक्शन के बाद में है और फिर एरर नहीं आएगा और हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। नाउ मैं F9 प्रेस कर रहा हूँ, देखिए आउटपुट आ गया है और n का वैल्यू 10 मेन में भी और n का वैल्यू टेस्ट में 10। नाउ एक्सटर्न कीवर्ड हम तब यूज करते हैं जब हम फंक्शन के बाद में अगर वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं तो, लेकिन अगर हम एक्सटर्न कीवर्ड को यहाँ से अगर हटा दें तब यहाँ पर एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर हो गया है और हमने अभी इसमें कुछ अब असाइन नहीं किया है, तो अगर हम इसे रन करें तो कुछ हमें गार्बेज वैल्यू मिलेगा। ना देखिए यहाँ पे क्या मिला, टेस्ट में n का वैल्यू, ये समथिंग गार्बेज वैल्यू। तो अगर हम एक्सटर्न कीवर्ड को यूज करें तो कोई नया वेरिएबल डिक्लेयर नहीं होता है। इंस्टेड नाउ एक्सटर्न कीवर्ड ये इंडिकेट करता है कंपाइलर को ये वेरिएबल फंक्शन के बाद में डिक्लेयर किया गया है और इसे हम एक्सेस कर सकते हैं विद इन द फंक्शन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा एक्सटर्न स्टोरेज क्लास कब हम यूज करते हैं, जब हम किसी फंक्शन के बाद वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और उस फंक्शन में उस वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं जो फंक्शन के बाद में डिक्लेयर किया गया है। तो चलिए अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। नाउ आज के वीडियो लेक्चर का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज यूज्ड टू मेक लोकल वेरिएबल इन एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोग्राम। मतलब आपको बताना है इनमें से कौन सा कीवर्ड हम यूज करें जिससे कि लोकल वेरिएबल का लाइफ प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन तक हो। आपके ऑप्शन है ए ऑटो, बी एक्सटर्न, सी रजिस्टर और डी स्टैटिक। आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें क्योंकि सी लैंग्वेज की सीरीज के अंत में जो सबसे ज़्यादा और सबसे सही आंसर देगा उसे प्राइज भी दिया जाएगा। और आज के वीडियो लेक्चर में आपने जो भी सीखा समझा अपने दोस्तों को सिखाएं, समझाएं, क्योंकि जैसा कहते हैं नॉलेज ग्रो व्हेन शेयर्ड। और हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रोग्रामिंग सीख सकें। थैंक यू एंड टेक केयर।